हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज सर और आज हम बात करने वाले हैं डे 11। ओके, डे 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। इसके पहले हमने डे 1 से लेके 10 तक चैप्टर 10 अपलोड कर दिए गए हैं। मतलब चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 बायोलॉजी क्लास 12 NCERT सॉल्यूशंस। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो चैप्टर को देखिए, वॉच कीजिए, है ना। और उसके बाद फिर स्टार्ट करिए चैप्टर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि आपको और आपके फ्रेंड को बेनिफिट मिल सके। तो क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाउ डायपोज डिफरेंट फ्रॉम द हाइबरनेशंस। मतलब जो डायपोज है ये हाइबरनेशन से कैसे डिफरेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको समझने वाले हैं। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले डायपोज के बारे में। अगर हम डायपोज की बात करें बेटा तो डायपोज एक्चुअल में होते क्या हैं। तो डायपोज ऐसे स्टेज होते हैं सस्पेंडेड डेवलपमेंट के जो कोप कर सकते विथ अनफेवरेबल कंडीशंस। मतलब ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये कोप कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें मैनी जू प्लांक्टन एंड इंसेक्ट एग्जिबिट द डायपोज टू टाइड ओवर द एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस ड्यूरिंग द देयर डेवलपमेंट। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके डायपोज के। अब उसके बाद अगर हम बात करें भाई कि हाइबरनेशंस क्या होता है, तो ये डायपोज तो अपन ने देख लिया। अब हम देखेंगे हाइबरनेशंस क्या होता है। तो हाइबरनेशन को अपन बोलते हैं विंटर स्लीप। क्या बोलते हैं इसको? विंटर स्लीप। और HW से ध्यान रखना, ये H फॉर हाइबरनेशन और W फॉर विंटर स्लीप, है ना। एक और आता है आपका एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, तो एस्टिवेशन को अपन बोलते हैं समर स्लीप। क्या बोलते हैं इसको? समर स्लीप बोलते हैं। तो हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप रेस्टिंग स्टेज होती है। इसमें जो एनिमल होते हैं तो ये स्केप कर जाते हैं, है ना। विंटर में स्केप कर जाएंगे। मतलब कोल्ड, जब ठंडी के टाइम पे, सर्दी के टाइम पे ये अपने आप को हाइड कर लेते हैं, है ना, शेल्टर के अंदर छुपा लेते हैं। तो उसी को बोलते हैं अपन हाइबरनेशन। एंड द एस्केप ऑफ विंटर सीजन बाय द एंटरिंग स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ स्लोइंग देयर मेटाबॉलिज्म। और ये अपनी मेटाबॉलिज्म को भी क्या कर लेते हैं भाई? स्लो कर लेते हैं, क्योंकि सोते रहते ये, है ना, इनएक्टिवेट कर लेते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज द हाइबरनेशन। जैसे कि बैट की बात करें, स्क्वायरल की बात करें, अदर रोडेंट एनिमल। रोडेंट का मतलब होता है जो कुतरने वाले एनिमल्स होते हैं ना, उसी को बोलते हैं रोडेंट एनिमल। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा? हाइबरनेशन। ठीक है ना। तो हाइबरनेशन कुछ नहीं होता है, ऐसी कुछ एनिमल में ऐसी प्रोसेस होती है जो अपने आप को ठंडी के टाइम पे अपने आप को छिपा लेते हैं, है ना, हाइड कर लेते हैं। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइबरनेशन। डायपोजम वह होते हैं डायपोज जो सस्पेंडेड डेवलपमेंट सॉरी, ये क्या करते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को डेवलपमेंट करते रहते हैं। इसी को बोलते हैं सस्पेंडेड डेवलपमेंट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डायपोज बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि जू प्लांक्टन, कुछ इंसेक्ट की बात है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया बेटा कि इफ मैरीन फिश, अगर मैरीन फिश है, सॉल्ट वाटर फिश है, और इसको हमने स्वच्छ पानी फ्रेश वाटर में डाल दिया जाए तो क्या होगा? जो मछली है क्या ये सर्वाइव रहेगी या डाई कर जाएगी, मर जाएगी? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? वाई और वाई नॉट? तो इसका आंसर है कि अगर हम मैरीन फिश को, इफ मैरीन फिश प्लेस इन द फ्रेश वाटर फिश, हमने मैरीन फिश को कौन सी फिश में मैरीन फिश को फ्रेश वाटर फिश में डाल दिया, सॉरी, मतलब जो ऐसी मछली जो क्या है, मैरीन है, इसको अपन ने स्वच्छ पानी में डाल दिया, है ना, फ्रेश वाटर में। तो अगर हम बात करें तो चांस ऑफ सर्वाइवल विल डिमिनिश्ड। तो इसके जो जीवित रहने की चांस है वो क्या रहेंगे? कुल मिला के बहुत कम रहेंगे। सर ऐसा क्यों भाई? इसके हमने उसको मैरीन सॉल्ट वाटर्स में फ्रेश वाटर में ही तो डाला, तो इसके जीवित रहने की चांस क्या रहेंगे? कम रहेंगे। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज देयर बॉडी आर एडॉप्टेड ऑफ हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। क्योंकि जो मछली है, ये मछली है ना, कहते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। मतलब ये कि हमने इस मछली को जब फ्रेश वाटर में डाला तो जो ये मछली है तो इसका एडेप्टेशन ये है कि इसको ओनली सॉल्टी वाटर चाहिए। क्या चाहिए इसको? सॉल्टी वाटर।
इसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया कि इसको ज़्यादा कंसंट्रेशन से ही सॉल्ट है, इसीलिए तो इसके एनवायरनमेंट को हमने क्या बोला, मैरीन। लेकिन हमने जब इसको फ्रेश वाटर में डाला तो ये अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाती है, अपनी ऑस्मोसिस कंडीशन को अनेबल कर देती है। लिखा ना, वाटर एंटरिंग देयर बॉडी, जब इसकी बॉडी में वाटर जाएगा थ्रू द ऑस्मोसिस एंड वाटर एंटर देयर बॉडी ड्यू टू द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट्स। अब देखो ये तो भाई हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट रहती है, लेकिन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट ऑफ द आउटसाइड एंड दिस रिजल्ट द स्वेलिंग अप। तो इसी की वजह से क्या हो जाएगी, इसकी बॉडी स्वेल कर जाएगी एंड इवेंचुअली लेड डेथ ऑफ द मैरीन फिश। ऐसा समझो इसको कि सपोज दैट अगर हम वाटर की बात करें भाई, तो वाटर में क्या है, सॉल्ट कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पर ये रह रही है तो यहाँ पर क्या है, सॉल्ट ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, यहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा है, मतलब ये कंडीशन क्या है आपकी, हाइपरटोनिक। अब यहाँ पर क्या है भाई, सॉल्ट कम होगी तो यहाँ पर हाइपोटोनिक कंडीशन है, मीन्स ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर हाइपोटोनिक कंडीशन है। अब इसको एडेप्टेशन है हाइपरटोनिक की, लेकिन यहाँ पर हाइपोटोनिक कंडीशन में रख दिया, तो इसकी वजह से जब इसे ये ऑस्मोसिस करेगी तो ऑस्मोसिस करने की वजह से इसकी जो बॉडी है वो स्वेल अप कर जाएगी, है ना, क्योंकि प्रॉपरली ऑस्मो रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, तो उसी की वजह से इसकी क्या हो जाएगी भाई, डेथ हो जाएगा मैरीन फिश। क्वेश्चन नंबर 3, फिनोटाइपिक एडेप्टेशन क्या होता है, इसको हमको बताना है और इसका एग्जाम्पल लिखना है। तो फिनोटाइपिक एडेप्टेशन क्या होता है बेटा, ऐसा एडेप्टेशन जो हमारी बॉडी में चेंज इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू जेनेटिक म्यूटेशन एंड सर्टेन एनवायरमेंटल स्टेज। ऐसा समझो, सपोज दैट ये चिंकू है और अगर चिंकू की बॉडी में कोई जेनेटिक या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से इसकी बॉडी में चेंज आएगा और उसी चेंज को हम बोलेंगे फिनोटाइपिक एडेप्टेशन। These responsive adjustment occur in the organism in order to cope with environmental condition present in natural habitat. For example, जैसे अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, डिजर्ट प्लांट, ये क्या करते हैं भाई, अपने जो लेयर रहती थी क्यूटिकली इसको थिक कर लेते हैं, है ना। जैसे सनकन स्टोमेटा, ये क्या करते हैं, ड्राई सरफेस ऑन सरफेस दे लीव प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, है ना, ये गहराई में हो जाते हैं ताकि ये ट्रांसपिरेशन को रोक सके, ट्रांसपिरेशन को। एंड सिमिलरली एलिफेंट हैव लॉन्ग ईयर एक्ट एज अ थर्मो रेगुलेटर। तो जो हाथी के जो लंबे कान होते हैं तो ये थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करते हैं ना। तो ये होता है फिनोटाइपिक एडेप्टेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म cannot survive the temperature at above 45 degrees Celsius. However, some microbes able to live habitat and the temperature exceeds under ये। उन्होंने कहा कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तो 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर रह ही नहीं सकती है, बच जाएंगे, है ना, या प्रॉब्लम उनको होने लगी भाई, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको प्रॉब्लम होगी। लेकिन बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो तो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी रहते हैं, तो ये क्यों नहीं मरते फिर। जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया तो 100 का 105 डिग्री सेल्सियस पर भी रह जाएगा, तो ये क्यों नहीं मरता, ये बताओ। देखो, तो इसका आंसर बेटा अगर हम बात करें आर्की बैक्टीरिया की, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया को हम प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। ये थर्मोफाइल होते हैं, मेथेनोजेंस होते हैं, है ना, और मैरीन हैबिटेट में भी रहते हैं। तो ये एंशिएंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है, फाउंड इन द हॉट वाटर, स्प्रिंग, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। दे आर एबल टू सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पर रह सकता है अप टू एक्सेस ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज देयर बॉडी हैव अडेप्टेड टू सच इन्वायरमेंटल कंडीशन। क्योंकि इसको जो आर्की बैक्टीरिया की जो बॉडी है ये अडेप्ट हो चुकी कि अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस ही मिल जाएगा टेम्परेचर तो भी ये रह लेगा। लेकिन these organisms can contain स्पेशलाइज थर्मो रेजिस्टेंट एंजाइम, क्योंकि इनके पास थर्मो रेजिस्टेंट एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, इनको ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि ये एंजाइम निकालेंगे तो एंजाइम क्या करेगा, इनको प्रोटेक्शन देगा, है ना, इनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो विच कैरी आउट मेटाबॉलिक फंक्शन दैट डू नॉट गेट डिस्ट्रॉय एट सच हाई टेम्परेचर। अब देखो, अगर हम अपनी बात करें कि भाई हम हैं और हमको आग में छोड़ दिया जाए, तो आग का ही तो भाई कि टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस से और 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में आग जल रही है, और छोड़ दिया जाए और बोला जाए कि भाई आपको जिंदा रहना, तो रह पाओगे नहीं, जल जाएंगे ना हम। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है कि भाई हम एंजाइम सीक्रेट करें और बोलेंगे नहीं हमको नहीं जलना है। लेकिन जो ये बैक्टीरिया रहते हैं तो ये रह सकते हैं, चाहे आग की बात करें चाहे कोल्ड रीजन की बात करें, तो इनमें क्या होते हैं, एंजाइम निकलते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, उनको प्रोडक्शन करते हैं। तो ये इसका कारण है। ओके, समझ गए होगे ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इसमें हमको एट्रीब्यूट बताना है पॉपुलेशन एंड नॉट इंडिविजुअल प्रोसेस। तो एट्रीब्यूट का यूज करते हैं पॉपुलेशन के लिए, ना कि इंडिविजुअल्स के लिए। तो ऐसा क्यों? तो पॉपुलेशंस की बात करते हैं भाई, तो ये क्या है, जैसे एक चिंकू है, इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल्स, और बहुत सारे चिंकू आ गए तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो पॉपुलेशन डिफाइन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द, मतलब देखो इंडिविजुअल्स का ग्रुप, समूह है, इंडिविजुअल्स के समूह को अपन क्या बोलेंगे, पॉपुलेशंस ऑफ द सेम स्पीसीज residing in the particular geographical area, particular time, functioning at the unit, for the example all human being। तो हम लोग क्या हो जाएंगे, ह्यूमन क्या हो जाएगा भाई, पॉपुलेशन हो जाएगा। लेकिन एक अगर चिंकू की बात करते तो इसको, एक चिंकू को अपन क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल्स बोलेंगे। बीइंग लिविंग एट द पर्टिकुलर प्लेस एट द पर्टिकुलर टाइम एंड कॉन्स्टिट्यूट द पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमन। तो यहाँ पर अपन ने चार, जो 5 क्या नाम, मेन एट्रीब्यूट की बात करें तो कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन रिजाइडिंग द गिवन एरिया आर। तो पहले देखते अपन बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट देखेंगे, तीसरा सेक्स रेशियो, फोर्थ एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड 5वां है पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। तो ये इनको अपन को देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बर्थ रेट को हम दूसरा नाम से जानते हैं नेटिलिटी, या डेथ रेट की बात करें तो इसको मोर्टेलिटी जानते हैं। बर्थ रेट का मतलब ये होता है कि अगर हम बात करें कि रेशियो बर्थ इन एरिया, जैसे कि देखो ये एरिया है, क्या है, एरिया। अब इसमें जितने लोग जन्मे उनकी रेशियो को बोलेंगे बर्थ रेट, है ना। रेशियो लिव बर्थ इन एरिया, पॉपुलेशन ऑफ एरिया एक्सप्रेस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड। यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या हुए, एडेड हुए, बर्थ मतलब एड आए ना, एडेड हुए पॉपुलेशन में, तो इसी को बोलेंगे हम बर्थ रेट या नेटिलिटी। जस्ट अपोजिट कर दो कि आए तो नेटिलिटी और गए तो मॉर्टेलिटी। देखा, रेशियो डेथ, भाई बर्थ के रेशियो को हमने बोला बर्थ रेट, और रेशियो ऑफ डेथ इन एरिया पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, इसको डेथ रेट कहेंगे। इसमें लॉस होगा, देखो उसमें ऐड हो रहा है तो इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। सेक्स रेशियो बताओ सर, सेक्स का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल की गणना, कैलकुलेशन। इज द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पर 1000 इंडिविजुअल्स। अगर 1000 इंडिविजुअल्स में से जितने मेल हैं और जितने फीमेल है तो उसी रेशियो को बोलेंगे अपन सेक्स रेशियो। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट, मतलब एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह का होता है भाई, अपन ने देखा है। तो इट इज़ द परसेंटेज, अब हमको परसेंटेज निकालना है इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट एज। डिफरेंट एज कैसे, जैसे कि भाई चाइल्ड एज में कितने बच्चा है, एडल्ट में कितने हैं, है ना, ओल्ड एज में कितने हैं, तो इनका एक परसेंटेज निकालेंगे। तो इससे हमको एक एज डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाएगा कि भाई इसके अगर 100 बच्चे हैं चाइल्ड वाले, इसके 200 हैं, इसके तो चला 50 हैं। तो इससे हम एज का पता लगा सकते हैं। ओके, समझ गए ना। तो ये लिखा बेटा, at any given time population is a composed with individual that present in various age group and age distribution pattern is a commonly represented through the age pyramid। एज पिरामिड के द्वारा इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज द डिफाइन एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम। तो मतलब देखो, उसने कहा कि अगर
number of individuals of a population present per unit area is called population density. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है if a population growing exponentially double in size 3 year, ये दुगना हो गया 3 साल में, तो इसका इंट्रिंसिक इंक्रीज आर ऑफ द पॉपुलेशन, आर बताओ. तो पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंशियली इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड रिसोर्सेज. क्यों? क्योंकि ये अच्छा ग्रो क्यों करेगा भाई? जब भोजन की व्यवस्था अच्छी होगी तभी तो ये ग्रो करेगा. अवेलेबल टू द इंडिविजुअल एंड फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन द कैलकुलेट बाय द फॉलोइंग इंटीग्रल फॉर्म. तो इस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट करते हैं. एन टी इक्वल एन नॉट ई आर टी. तो एन टी जहाँ पर क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी. एन नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी एट द टाइम 0. एंड आर क्या है आपका? इंट्रिंसिक रेट है, नेचुरल इंक्रीज. ई क्या है आपका? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम. तो जिसमें क्या है? इसका वैल्यू क्या है? 2.71828. ओके. अब इंट्रिंसिक रेट निकाल लेते भाई, इंट्रिंसिक रेट ऑफ द इंक्रीज पॉपुलेशन का. तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं ना एज अ क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में उसने बताया कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? एक्स. तो प्रेजेंट पॉपुलेशन डेंसिटी वो क्या है आपकी? एक्स है. फिर पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर 2 ईयर, तो 2 ईयर के बाद कितनी जाएगी? 2x हो जाएगी भाई. प्रेजेंट x है तो 2 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी? 2x. लेकिन उसने कहा टाइम क्या है आपका? 3 ईयर. टाइम क्या है आपका? 3 ईयर. उसने कहा कि पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर 2 ईयर 2x, तो टाइम क्या है आपका? 3. अब हमको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है. यहाँ पर फॉर्मूले को रखेंगे, है ना, और फॉर्मूले में ही वैल्यू को रख देना है. तो एन टी एन नॉट ये फॉर्मूला है, इसमें हमने इस वैल्यू को रख दिया. अच्छा 2x इक्वल यहाँ पर एक्स ई 3 आर, मतलब 3 क्या है? टाइम क्या है? 3 ईयर. तो टाइम को यहाँ पर क्या बताया? 3 ईयर, है ना. तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 इक्वल ई 3 आर हो जाएगा. एक्स से एक्स से क्या हो जाएगा? देखो ए एक्स और ये भी एक्स गया, तो क्या हो गया? 2 इक्वल ई 3 आर. अब इसको हम लॉग की टर्म में अप्लाई कर देंगे भाई, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे जो 2 था, 2 और यहाँ पर क्या था आपका? ई 3 आर. यहाँ पर log 2 हो जाएगा. चलो यहाँ पर 2 से पेन से लिख दे रहा हूँ. यहाँ पर log 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 3 आर log ई. लॉग की टर्म ही हो जाएगा आपका, ठीक है ना. तो हमने क्या किया भाई? log 2 आर निकालना है क्योंकि, तो हमने क्या किया? log 2 ये, और आर को निकालना बाहर, तो आर बाहर निकाल दिया. तो यहाँ पर जितनी वैल्यू थी ये कहाँ पर आ गई आपकी? 3 log ई यहाँ पे आ गया, ठीक है ना. अब हमने यहाँ पर log ई की वैल्यू रख दी. log ई तो देखो log 2 तो आपका ज्यों का त्यों log 2, हमने log ई की वैल्यू रख दी. तो log 2 और 3 log ई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0.434 इक्वल क्या हो गया? आर. और इसके बाद log की भी हमने वैल्यू रख दी, तो क्या हो जाएगा? 0.301 और 3 0.434 इक्वल क्या हो जाएगा आपका? आर. और दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 1.302. ये ऊपर कितना है? 0.301. अब इसके बाद ये तो आर बराबर चल रहा, और इसको पूरा कट पिट करेंगे तो कितना आ जाएगा? नियरली 0.2311. ये तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू. मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज फॉर अबव द इलस्ट्रेटेड पॉपुलेशन इस कितना हो जाएगा? 0.2311. ओके, तो ये हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7, नेम द इम्पोर्टेंस डिफेंस मैकेनिज्म प्लांट अगेंस्ट हार्बीवोर, है ना. तो उन्होंने कहा कि भाई जो पौधे रहते हैं, जैसे ये पौधा है, तो ये अपने आप को हार्बीवोर से बचाने के लिए अपने अंदर कौन कौन सी मैकेनिज्म को डेवलप करता है ताकि ये अपनी सुरक्षा कर सके. किससे? हार्बीवोर से. ओके, तो देखो, तो सेवरल प्लांट इवॉल्व द वेरियस मैकेनिज्म बोथ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल.
मतलब ये मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल दोनों तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हार्बिवर इसको खा ना सके। तो पहले देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल तरीके, फिर देखेंगे अपन केमिकल तरीके। तो मॉर्फोलॉजिकल की बात करते हैं, इसमें एक प्लांट की बात करते हैं, उसका नाम क्या है, अपुंसिया। अपुंसिया कैक्टस लीव, अपुंसिया की बात करें तो इनकी जो लीव होती हैं तो ये शार्प स्पाइन थॉर्न इसमें रहती हैं। मतलब देखो ऐसे समझो, सपोज अगर ये लीफ है, तो इनमें क्या होते हैं, ये स्पाइन रहते है ना, ये शार्प रहते, बहुत ज़्यादा पैनी रहते हैं। तो ये डिटेक्टर करते हैं हार्बिवर फीडिंग देम। अब देखो क्योंकि कोई गाय वगैरह इस पर आएगी तो क्यों खाएगी, क्योंकि उसको लगे भाई इसमें कांटे हैं, चुभेंगे उसको, है ना। तो ये दूसरी शार्प थॉर्न अलोंग विद द लीफ प्रेजेंट इन द एकेशिया। तो एकेशिया में भी ऐसे ही है ना, ध्यान देना, अपुंसिया और अकेशिया तो दोनों में सेम कंडीशंस। फिर इन सम प्लांट द मार्जिन ऑफ देयर लीव आर स्पाइनी, हैव शार्प एज एंड दैट प्रिवेंट द हार्बिवर ऑफ द फीडिंग देम। तो ये जो कांटे हैं तो इसकी वजह से ही क्या करते हैं भाई, जंगली जानवर या जो हार्बिवर हैं इसको नहीं खाएंगे ना। हिरण की बात करें जैसे, फिर ऑल पार्ट ऑफ द कैलाट्रोपिस। देखो कैलाट्रोपिस की बात करें तो कैलाट्रोपिस बीट की बात करें तो ये टॉक्सिक कार्डियक ग्लाइकोसाइड निकालता है ना। कौआ तो आपने सुना ही है, तो ये क्या निकालता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड एंड विच कैन प्रिवूट द फैटल इनडाइजेस्टेबल बाय द हार्बिवर। तो आपने देखा होगा कि अकौआ का जो पेड़ रहता है ना, अकौआ, तो अकौआ के पेड़ को कोई गाय नहीं खाती। सर क्यों नहीं खाती, वो भी तो खा सकती, वो भी तो इस लीफ है, लेकिन इसमें क्या है, कैलाट्रोपिस है, और कैलाट्रोपिस क्या है, एक टॉक्सिक जहरीला पदार्थ है ना। तो ये अगर गाय खाएगी तो उसके पेट में जाएगा, तो ये शायद वो उसकी डेथ भी हो सकती है, फैटल है, उसके लिए हानिकारक है ना, क्योंकि ये जो केमिकल है कैलाट्रोपिस। फिर केमिकल सब्सटेंस सच एज निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, ओपियम, ये प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, सेल्फ डिफेंस है। क्या है, सेल्फ डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 8, अगर हम एक ऑर्चिड प्लांट की बात करें, ऑर्चिड प्लांट तो ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री, ये कहाँ पर ग्रो कर रहा है भाई, मैंगो ट्री। हाउ डू यू डिस्क्राइब द इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्चिड एंड मैंगो। तो उन्होंने कहा कि बताओ ये इनका इंट्रैक्शन बताओ ऑर्चिड और मैंगो का। तो देखते हैं, अगर हम बात करें बेटा ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री, इपीफाइट, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इपीफाइट। इपीफाइट आर द प्लांट ग्रोइंग ऑन द अदर प्लांट एंड डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिशन फॉर देम। अब देखो इपीफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो एक के ऊपर एक उग जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि गांव में देखा होगा, एक के ऊपर पता चले बरगद का पेड़ है या इमली का या फिर पीपल का, इसके ऊपर पता चला कि नीम का पेड़ भी उग गया है ना। तो एक के ऊपर, तो ये क्या होते हैं आपकी इपीफाइट होते हैं। ऐसे ही सेम किस में देखेंगे अपन कि मैंगो ट्री के ऊपर, मैंगो ट्री के ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ऑर्चिड उग गया ये, है ना, तो एपीफाइट हो जाएगा। एंड रिलेशनशिप बिटवीन द मैंगो ट्री एंड ऑर्चिड इज द एग्जाम्पल ऑफ द कमेंसलिज्म। तो इनके रिलेशनशिप को, इनके संबंध को हम क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म बोलते हैं। इनके संबंध को हम क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म। क्योंकि इसमें एक स्पीसीज को क्या है, बेनिफिट है, लेकिन दूसरी स्पीसीज को ना तो बेनिफिट है ना तो लॉस है, तो मतलब ये अनफेक्टेड है। तो इसी इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं ऑर्चिड बेनिफिट। मतलब यहाँ पर ऑर्चिड को तो बेनिफिट है ना, गेट सपोर्ट वाइल मैंगो ट्री रिमेन अनफेक्टेड। मैंगो को भाई कुछ बेनिफिट नहीं है, वो तो बोलता है कि ठीक है उग जाओ, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 कहता है कि व्हाट इज द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल बिहाइंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ऑफ द मैनेजिंग विद पेस्ट इंसेक्ट। तो इसको देखना है, स्टार्ट करते बेटा। तो द वेरियस बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीडेशन। प्रीडेशन तो आप समझते ही हो, देखो एक होता है प्रीडेशन और एक होता है प्रीडेटर। ओके, जिसमें एक चीज को फायदा दूसरे को हानि। तो प्रीडेशन क्या होता है, प्रीडेशन इज अ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। प्रीडेशन क्या है, एक तरह का बायोलॉजिकल इंटरेक्शन होता है बिटवीन द प्रीडेटर एंड प्रे। तो ये प्रीडेटर और प्रे, अच्छा प्रीडेटर क्या होता है भाई, शिकारी। प्रीडेटर क्या होता है, शिकारी। और प्रे क्या होता है, शिकार, जिसका शिकार हुआ है। जो शिकार कर रहा वो प्रीडेटर और जिसका शिकार हुआ है वो प्रे। वेयर बाय द प्रे इन हैबिटाट, वेयर बाय द प्रीडेटर फीड ऑन, देखो आगे ना,
कि शिकारी किसको फीड करेगा, शिकार को, मतलब प्रे को कौन खाएगा, प्रीडेटर खाएगा। हेंस प्रीडेटर रेगुलेट द पॉपुलेशन ऑफ द प्रे, तो इसकी वजह से ये क्या करता है भाई, उनकी पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है। एंड हेल्पिंग ऑफ द पेस्ट इंसेक्ट, एंड द हेल्प मैनेजमेंट ऑफ द पेस्ट इंसेक्ट, ये भी हो गया। तो ये जरूरी है बेटा, अगर देखो अगर प्रीडेटर प्रे को नहीं खाएगा तो इससे हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम इम्बेलेंस हो जाएगा। जैसे अगर हम डियर की बात करो, हिरण की बात करते हैं, ये घास को ना खाए, घास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, या फिर डियर को ना खाया जाए तो भाई इनकी संख्या बढ़ जाएगी, और इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो जंगल में घास बचेगी नहीं। इसलिए इनको समय समय पर कौन खाता रहता है भाई, लायन खाता रहता है ना। तो ये जरूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि बैलेंस करती है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमको बताना हाइबरनेशंस और एस्टिवेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 10 स्टार। हाइबरनेशन के लिए मैंने आपको बताया था HW, और एस्टिवेशन क्या होता है, अच्छा क्योंकि ये विंटर में होता है और एक इसमें होता है आपका समर में होता है, ठीक है ना। देखो हाइबरनेशन इज द स्टेट रिड्यूस द एक्टिविटीज सम ऑर्गेनिज्म टू द स्केप कोल्ड विंटर कंडीशन, है ना। तो ये क्या करते हैं भाई, कोल्ड विंटर कंडीशन में स्केप कर जाते हैं, हाइबरनेशन कहलाता है ना। तो HW ध्यान रखना, H फॉर हाइबरनेशन, W फॉर विंटर। बियर स्क्वायर आ जाएगा इसमें। इनहेबिटिंग कोल्ड रीजन आर द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल दैट हाइबरनेट ड्यूरिंग द विंटर। फिर उसके बाद एस्टिवेशन, तो एस्टिवेशन स्टेट रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द सम ऑर्गेनिज्म टू द एस्केप डेसिकेशन ड्यू टू द समर, आ गया ना, इस समर कंडीशन में। इसमें फ्रेश फिश स्नेल एंड एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एस्टिवेटिंग ड्यूरिंग द समर, ही आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम एक्टोथर्म और एंडोथर्म में क्या अंतर है। एक्टो का मतलब ये होता है भाई बाहर, तो यहाँ पर कोल्ड ब्लडेड एनिमल को बोलते हैं एक्टोथर्म, और वार्म ब्लड एनिमल को बोलते हैं एंडोथर्म। बस वार्म ब्लड एनिमल को एंडोथर्म, और कोल्ड ब्लड एनिमल को यहाँ पर एक्टोथर्म। देयर टेम्परेचर वेरी विद द देयर सराउंडिंग, इनका टेम्परेचर वेरी करता है इनकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, इनका कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट। जैसे कि फिश आ जाएगा, एम्फीबियन आ जाएगा, रेप्टाइल आ जाएगा, है ना, ये एक्टोथर्मल है। जबकि यहाँ पर बर्ड, मैमल्स, ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको बताना है शॉर्ट नोट्स के बारे में, है ना। तो पहले तो लिखो एडेप्टेशन ऑफ डिजर्ट प्लांट एंड एनिमल, तो ये देखते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो भाई, एडेप्टेशन ऑफ डिजर्ट प्लांट एंड एनिमल, फिर एडेप्टेशन ऑफ द डिजर्ट प्लांट। ओके, तो इनमें हम बात कर लेंगे सबसे पहले डिजर्ट प्लांट के बारे में। तो डिजर्ट प्लांट और फिर डिजर्ट एनिमल, ठीक है, दो देखना क्योंकि। तो पहले देखते अपन डिजर्ट प्लांट के बारे में और फिर देखेंगे डिजर्ट एनिमल के बारे में। तो देखो डिजर्ट प्लांट की बात करें भाई, तो डिजर्ट आर द वेल एडेप्ट कोप इन हार्श डिजर्ट कंडीशन। ऐसे प्लांट जो डिजर्ट में भी, रेगिस्तान में भी रह रहे हैं, मतलब रहने का मतलब अपनी कंडीशन को सरवाइव कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वहां पर तो वाटर की कमी है भाई, स्कार्सिटी है, फिर भी वो रह रहे हैं। तो प्लांट हैव एक्सटेंसिव रूट सिस्टम एंड टैप अंडरग्राउंड, क्योंकि उन्होंने अपने आप के अंदर रूट और शूट सिस्टम को डेवलप कर लिया। वियर थिक क्यूटिकल, इन्होंने थिक क्यूटिकल को बना लिया। सनकन स्टोमेटा हो गया इनके अंदर, ताकि ये ट्रांसपिरेशन का क्या कर सके, लॉस, रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन लीव, है ना। सनकन स्टोमेटा कहाँ पर, पत्तियों में। और अगर हम वही अपोन्सिया की बात करें जो अपन पढ़ चुके अपन, अपोन्सिया द लीव आर एंटायरली मॉडिफाइड, तो ये कांटों में परिवर्तित हो जाएगी भाई, इनकी जो लीफ रहेगी ये स्पाइन में परिवर्तित हो जाएगी, है ना। ग्रीन स्टेम हो जाएगी इनकी। डिजर्ट प्लांट हैव द स्पेशल पाथ ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द फूड, और फूड के लिए इनके पास स्पेशल पाथवे होते हैं, और उन्हीं को बोलते हैं हम कैम्प पाथवे या कैम्प प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इट रिवील द स्टोमेटा remain closed during the day, reduce the loss of water enable and through the transpiration। तो ये थी आपकी प्लांट की कहानी। ओके, अब देखते हैं एनिमल।
तो एनिमल देखो बेटा, एनिमल की बात करेगा हम तो एनिमल फाउंड इन द डिजर्ट, जैसे डिजर्ट कंगारू, कंगारू रैट, लिजार्ड, स्नेक, ये ये भी एडेप्टेशन कर चुके हैं। कंगारू रैट की बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। कंगारू रैट ये डेजर्ट ऑफ द एरिजोना, ये कभी पानी नहीं पीता अपनी लाइफ में, देखा ना, नेवर ड्रिंक वाटर। लेकिन जिंदा कैसे है? क्योंकि ये क्या करता है भाई, एबिलिटी टू कंसंट्रेट टू इट्स यूरिन टू कंजर्व वाटर, क्योंकि ये कंसंट्रेट यूरिन को निकालता है ताकि पानी को ये कंजर्व कर सके। डिजर्ट लिजर्ड, स्नैक, वास्क एंड सम ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग एंड बरो, ये क्या करते भाई, पास कर लेते, छुपा लेते हैं, एंड बरो इन द देमसेल्फ इन द सैंड ड्यूरिंग द आफ्टरनून एस्केप ऑफ द हीट ऑफ द डे। पता चला ये रेत है ना। तो रेत में क्या भाई, जो रेप्टाइल रहते, सांप रहते हैं, तो अपने ये रेत के नीचे अपने आप को इन्होंने बरो मतलब बिल बना के घुस गए। हमने पाँव रखा और सांप ने टक कर लिया ना। तो कहीं ना कहीं ये एनिमल्स अंदर घुसे रहते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। तो लिखा ना कि स्नैक, लिजर्ड ये मॉर्निंग के टाइम पे तो निकलते हैं धूप सेकने के लिए, लेकिन फिर आफ्टरनून में ये अंदर घुस जाते हैं। एंड दीज एडेप्टेशन अकर डेजर्ट एनिमल प्रिवेंट ऑफ लॉस ऑफ वाटर, तो इससे वाटर का लॉस इनमें क्या होता है, कम होता है। अब दूसरा रीजन देखते हैं भाई, बी वाला। दूसरा वाला है एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट टू वाटर स्कार्सिटी, मतलब वाटर की कमी। Plant found the desert are well adapted to cope with the water scarcity and scoring of the desert. And plant है extensive root system, वही आ गया भाई, सेम जो अपन ने पढ़ लिया, देखो अपुंसिया कैम वही पूरे हैं, तो उसको फिर से पढ़ना। अब एनिमल की बात करें तो एनिमल में भी कुछ और पॉइंट ऐड हैं, तो सी देखते हैं। सर्टेन ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड टेम्परेचर वेरिएशन, द ऑर्गेनिज्म अंडरगो एडेप्टेशन सच इज हाइबरनेशन, ये कर सकते हैं। एस्टिवेशन, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। escape the environmental stress and switch their natural habitat, and these adaptation in the behavior of an organism called as behavioral adaptation, तो ये जाएगा। are example of the ectothermal animal and certain endothermal exhibit behavioral adaptation, है ना। तो अब हम देखने वाले हैं भाई एक्टोथर्म। तो एक्टोथर्म आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जैसे कि मछली, एम्फीबियन, रेप्टाइल, इनके टेम्परेचर वेरी करते हैं सराउंडिंग या नेचर के अकॉर्डिंग। जैसे डिजर्ट लिजार वास्क इन द सन ड्यूरिंग द अर्ली आवर एंड व्हेन टेम्परेचर इज क्विट लो, तो जो डिजर्ट लिजार होता है तो सुबह के टाइम पे वो आ जाती हैं, और जैसे टेम्परेचर लो हुआ एंड एज द टेम्परेचर बिगिन द राइज, बढ़ा, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिजार्ड बरो इन द इटसेल्फ, मतलब सुबह आ गई और जैसे धूप ज़्यादा तेज निकली तो वो बिलों में फिर से घुस जाती हैं। एंड स्कोरिंग सम सिमिलर बोरोइंग द स्टेज एक्सिट बाय द डेजर्ट एनिमल एंड सर्टेन एंडोथर्म, जैसे कि वार्म ब्लड एनिमल सच एज द बर्ड मेमल्स एस्केप द cool and hot weather condition and hibernation during the estivation during the summer, मतलब हम लोग क्या करते भाई, चले जाते हैं। एस्टिवेशन की बात करें, भालू की बात करें, तो ये एस्टिवेशन करता है ड्यूरेशन क्या नाम, और जो मछली रहती हैं ये भी कुछ एस्टिवेशन वगैरह करती हैं। ओके, सालमन फिश तो अपने आप को छुपा लेती हैं। द हाइड देमसेल्व शेल्टर सच द केव बरो एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वेरिएशन, हो जाएगा। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट प्लांट। ओके, तो अब हम देखते हैं लाइट प्लांट का क्या इम्पोर्टेंस है। तो सनलाइट एट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट, मतलब अगर हम बात करें प्लांट की तो एक ही तो सोर्स है भाई, प्लांट को एनर्जी कैसे मिल रही, सनलाइट के द्वारा। एंड प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक, अब कुछ प्लांट अपना भोजन बना लेते हैं, वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक है।
और कुछ नहीं बनाते उनको हम हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विच नीड लाइट दे आर कैरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लोग कहे तो प्लांट फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जब अगर हम बात करें CO2 की और साथ में वाटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका सनलाइट। तो सनलाइट और साथ में ये लीफ रहती है, मतलब लीफ में क्या रहता है भाई, क्लोरोफिल। तो जब क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये अपना भोजन बनाते हैं, C6H12O6, साथ में O2 और साथ में एनर्जी, है ना, इनको बैलेंस कर देना। तो वैन, अच्छा CO2 कहाँ से आई, ATM से। वाटर कहाँ से आया भाई, रूट से आया, ठीक है ना। तो when green plant takes CO2 from atmosphere and take water from root, and presence of sunlight and presence of chloroplast in green plant that make on their food such as the glucose and produce oxygen and energy, and this whole process is called photosynthesis। तो यही है आपकी क्या, photosynthesis, समझ रहे ना। तो light also play an important role in the generating phototropic response occurring in a plant, and plant respond to the change in intensity light during the various season to meet their photoperiodic requirement for flowering, and light also play an important role in the aquatic habitat for vertical distribution and plant of the sea। तो कहीं ना कहीं लाइट का इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट को ग्रोथ कराने में। अब ई देखते हैं भाई, ई पॉइंट क्या कहता है। ई पॉइंट क्या है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वाटर एसेंशियली एडेप्टेशन ऑफ द एनिमल। मतलब टेम्परेचर और वाटर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर। मतलब ऑन एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ vary from one place to another, and variation in temperature affect of the distribution of animal on earth। भाई टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो एनिमल को प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं, उनका जीवन अफेक्ट पड़ जाएगा। एनिमल दैट हैव टॉलरेट टू वाइड रेंज टेम्परेचर, ऐसे एनिमल जो ज़्यादा टेम्परेचर पर रह रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, उनको बोलते हैं हम यूरीथर्मल। और ऐसे एनिमल जो नैरो टेम्परेचर रेंज पर टॉलरेट कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं हम स्टीनोथर्मल एनिमल। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ से, है ना। एक तो यूरी थर्मल और एक होता है स्टीनो। तो आप ऐसे ध्यान रखना, यूरी और स्टीनो। तो स्टीनो के एन से कहे तो नैरो रेंज, एन से कहे तो नैरो रेंज, और यूरी में क्या जाएगा आपका, वाइड रेंज। सीधी बात, 2 पॉइंट ध्यान रखना आपको। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज में सफर कर रहा है उसको यूरी थर्मल, और जो नैरो में कर रहा है उसको अपन स्टीनो थर्मल कहेंगे। दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, यूरी थर्मल और स्टीनो थर्मल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। An animal undergoes the adaptation and switch their natural habitat, for example animal found in the colder area and, अच्छा कोल्डर एरिया में कुछ एनिमल देखे गए जैसे कि जिनकी ईयर छोटे थे और लिम्ब शॉर्टर ईयर एंड लिम्ब, एंड ये क्या करते थे, प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, एंड ऑल्सो एनिमल ऑफ द पोलर रीजन, ये एनिमल पोलर रीजन में पाएगा, और भी जिनके थिक लेयर थी फैट की, है ना, स्किन एंड थिक कोट ऑफ द फर प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट। तो कहीं ना कहीं ये इनका एडेप्टेशन है, और एडेप्टेशन की वजह से ये अपने आप को प्रोटेक्शन करते हैं बाय द मीडियम ऑफ टेम्परेचर। एंड सम ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट द वेरियस बिहेवियर चेंज, कुछ ऑर्गेनिज्म तो अपने आप की बिहेवियर को भी चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, द एडेप्टेशन प्रेजेंट ऑन द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म एस्केप द एनी एनवायरमेंटल स्ट्रेस इज कॉल्ड बिहेवियर एडेप्टेशन। तो बिहेवियर एडेप्टेशन हुआ कहलाता है जिसमें बिहेवियर, कुछ एनिमल अपनी वेरियस कंडीशन में बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि लिजार्ड ये क्या है, एक्टोथर्म, एंड दिस मीन्स दैट दे डू नॉट हैव टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज्म, क्योंकि इसके पास टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को, लिजार्ड वास्क इन सन ड्यूरिंग द अर्ली हावर, सुबह से जल्दी ये अपने आप को वास करते हैं, और जैसी टेम्परेचर होती है फिर चले जाते हैं बरो में। टेम्परेचर बिगेन टू इंक्रीज एंड लिजार्ड बरो इटसेल्फ इनसाइड द एस्केप स्कोरिंग सन, है ना। तो आपको छुपाने के लिए कहाँ पर चले जाते भाई, बरो में घुस जाते हैं।
फिर वाटर स्कैसिटी की बात करें भाई, वाटर स्कैसिटी कैसे ये, तो वाटर स्कैसिटी देखो बेटा, वाटर स्कैसिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या हुआ देखो, वाटर स्कैसिटी अनदर फैक्टर फोर्स एनिमल दैट अंडरगो सर्टेन एडेप्टेशन स्विच देयर नेचुरल हैबिटेट एनिमल फाउंड डिजर्ट एंड डिजर्ट कंगारू, मतलब पानी की कमी एक प्रकार से, जैसे डिजर्ट कंगारू है, लिजार्ड स्नेक, इनको पानी, अभी ये तो डिजर्ट में है भाई, पानी वहाँ पर नहीं है प्रॉपरली, तो ये क्या करेंगे, अपने आप को पानी की कमी होने की वजह से अपने आप को टॉलरेट कर लेंगे, एंड आर well adapted to the steer their habitat, and kangaroo rat found desert in Arizona never drink water its alive, ये अपने जीवन भर में कहीं पानी पीता ही नहीं है ना, तो इट हैज़ द एबिलिटी टू द कंसंट्रेट इट्स यूरिन, तो ये यूरिन भी कंसंट्रेट, सर पानी नहीं पीता तो यूरिन कैसे निकालता है फिर, है ना, तो ये कंसंट्रेट फॉर्म में यूरिन इसलिए निकालता है क्योंकि ये फैट का ऑक्सीडेशन करता है ना, और वहाँ से वाटर का यूज करता है, इंटरनल वाटर का यूज करता है, फैट को बर्न करेगा, वाटर लेगा, and desert lizards snake bask in the sun during the early morning burrow in the same temperature just to escape heat the day, and such adaptation called prevent the loss of water, तो ऐसे एडेप्टेशन क्यों बनाए गए, ताकि पानी का क्या हो भाई, लॉस होने से बचा सके, है ना, तो इसीलिए एडेप्टेशन हुई। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमको बताना है डीकम्पोजिशन के बारे में, 10 स्टार क्वेश्चन, ये प्रोसेस बताना है उसकी ना, तो मैंने आपको बताया था भाई, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिनिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, है ना, तो ये आपको 5 प्रोसेस होती हैं डीकम्पोजिशन की। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, तो लगा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, तो उसी को बोलेंगे अपन डीकम्पोजिशन, लिखा ना, breakdown of complex organic matter biomass from the body dead plant animal with the help of decomposer inorganic raw material such as carbon dioxide water and nutrients, मतलब देखो आपको सिर्फ ये बता देना है कि सर अगर हमने कॉम्प्लेक्स मटेरियल को डीकम्पोजर के मीडियम से या फिर और अदर फंजाई हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, इनके मीडियम से हमने सिंपल फॉर्म में तोड़ लिया, तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे डीकम्पोजिशन, बस ये क्या हो जाएगा डीकम्पोजिशन। अब 5 प्रोसेस में दी गई हैं, तो सबसे पहले देखते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब तो ये लकड़ी है, छोटे छोटे पोर्शन में हमने कट कर लिया, ये फ्रैगमेंट है, तो ये फर्स्ट स्टेप प्रोसेस डीकम्पोजिशन, इट इज़ द ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पीस, आ गया ना, डेट्राइटस मतलब सड़े गले मृत पदार्थ, लीव वगैरह सब कुछ आ जाएगा, इनको हमने छोटे पोर्शन में तोड़ दिया डेट्राइटिवोर के द्वारा, जैसे अर्थवॉर्म की बात करें, तो इसी को बोलेंगे हम फ्रैगमेंटेशन। लीचिंग क्या है सर, लीचिंग और बताओ फिर, वेयर वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल लेयर, मतलब ये क्या होते हैं भाई, सॉइल के लेयर में चले जाते हैं, एंड लॉग्ड अनअवेलेबल सॉल्ट, तो उसी को बोलते हैं लीचिंग। कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म कहे तो कट बैक्टीरिया फंजाई ये डेट्राइटस को छोटे छोटे पोर्शन में कट कर देते हैं वेरियस एंजाइम की प्रेजेंस में, इसी को बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। ह्यूमिनिफिकेशन क्या है, द नेक्स्ट स्टेप द ह्यूमिनिफिकेशन विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डार्क कलर कोलोइडल सब्सटेंस, इसी को बोलते हैं ह्यूमस। जब डार्क कलर का कोलोइडल सब्सटेंस बन जाता है, इसी को बोलते हैं अपन क्या, ह्यूमस। ये एक्ट करता है रिजर्वायर फॉर द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट, बहुत अच्छा पॉइंट। फिर लास्ट है आपका मिनरलाइजेशन, इसमें क्या है भाई, the humus further degrade by the action of microbes and finally lead the release of inorganic nutrients to the soil, and इस प्रोसेस को बोलते हैं हम, this process release of the inorganic nutrients from the humus is known mineralization, इसी को अपन क्या बोलते हैं mineralization, and decomposition produce dark colored nutrients rich substance is called humus, इसी को क्या बोलेंगे humus, and humus finally degrade release the inorganic raw materials जैसे कि CO2 water एंड अदर न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल, तो ये डिग्रेड होंगे ह्यूमस और इनसे CO2 वाटर और अदर मटेरियल ये क्या हो जाएंगे भाई, निकलेंगे, है ना, तो ये कहानी थी। क्वेश्चन 13 देखते हैं, एंडोथर्मिक और एक्टोथर्मिक में क्या डिफरेंस है, तो देखो एंडोथर्मिक एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं, जैसे कि अगर हम पक्षियों की बात करें, पक्षियों में क्रू हो जाएगा, स्पैरो हो जाएगा, पीजन, क्रेन, एंड मैमल,
ये बियर, काऊ, रेबिट, ये जितने, तो ये सारे क्या है एंडोथर्मिक। हम लोग क्या है एंडोथर्मिक, हमको बोलते हैं वार्म ब्लड एनिमल। एक्टोथर्मिक क्या है, जैसे कि फिश आ जाएगा, शार्क, एम्फीबियंस, फ्रॉग, ये सारे क्या हो जाते हैं एक्टोथर्मिक, है ना, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ऑर्गेनिज्म बेंथिक जोन्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बेंथिक जोन में रहते हैं, गहरी महासागरों में रहते हैं। डिकम्पोजिंग द बैक्टीरिया, एग्जाम्पल ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द बेंथिक जोन, वाटर बॉडी, है ना। तो ये बेंथिक जोन मतलब जो वाटर बॉडी, जैसे कि ये गहरा महासागर है, हम नीचे रह रहे हैं सस्पेंड, इसी को तो डायपोस कहा था अपन ने, इसी को अपन क्या बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमको पॉपुलेशन और कम्युनिटी में डिफरेंस बताना है। तो पॉपुलेशन आपको पता ही है कि भाई जब ये ऑर्गेनाइज में ये ऑर्गेनाइज में ये ऑर्गेनाइज बहुत सारे जब ग्रुप बन जाएगा तो उसी को हम पॉपुलेशन बोलेंगे, है ना। तो ये तो लिखा है कि पॉपुलेशन कैन बी डिफाइन एज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। अब सेम स्पीसीज भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है ना। रिजिडाइन इन द पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर टाइम एंड द फंक्शन ऑफ द यूनिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑल ह्यूमन बीइंग हो जाएंगे, भाई हम झुंड बना के रह रहे हैं, पॉपुलेशन, पर्टिकुलर प्लेस एंड पर्टिकुलर टाइम ऑफ द जगह, तो इसको पॉपुलेशन बोलेंगे। कम्युनिटी क्या है, बहुत सारी पॉपुलेशन मिल जाएंगी तो क्या बनेंगी कम्युनिटी बनाएंगी, है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डिफरेंट स्पीसीज, जैसे कि भाई ह्यूमन है, एनिमल है, गधा है ना, और वो है क्या नाम, वो फैलो है, काऊ है। तो ये डिफरेंट स्पीसीज की इंडिविजुअल की एक पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन मिल जाएंगी तो उसी को अपन क्या बोलेंगे कम्युनिटी बोलेंगे। एंड लिविंग within certain geographical areas such as individual can be similar and dissimilar but cannot reproduce with the member of other species। ओके, तो ये हो जाएगी आपकी कम्युनिटी। मतलब इंडिविजुअल इसमें सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ओके, लेकिन कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद द मेंबर ऑफ अदर स्पीसीज। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई पता चला कि ह्यूमन और बकरी से शादी करके और बच्चे को पैदा कर रहा है, भाई ये तो अलग हो जाएगा कि नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते। ह्यूमन ह्यूमन से ही शादी करेगा और बच्चा पैदा करेगा, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसके बाद कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, कॉम्प्लेक्स म्यूचुअलिज्म, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, तो इनको समझते हैं। कमेंसलिज्म क्या होता है। कमेंसलिज्म की बात करें बच्चों तो कमेंसलिज्म का मतलब ये होता है इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज, इसमें एक को बेनिफिट है और दूसरे को ना तो बेनिफिट है, ना लाभ ना हानि, कुछ नहीं, मतलब अनफेक्टेड है। कमर्शियलिज्म क्या हो जाएगा भाई, एक को तो भाई फायदा है और दूसरी है अनअफेक्टेड है, ना उसको लाभ ना हानि, तो इसी को बोलते हैं अपन कमर्शियलिज्म। एंड ऑर्चिड, ऑर्चिड का एग्जाम्पल है ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री। ऑर्चिड कहाँ पर ग्रो कर रहा है, मैंगो ट्री पर। एंड बार्निकल अटैच द बॉडी ऑफ द व्हेल इज एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियलिज्म। पैरासाइटिज्म क्या है भाई, एक को हानि दूसरे को लाभ, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। इंटरेक्शन विद द टू स्पीसीज, विथ वन स्पीसीज यूजुअली स्मॉलर गेट पॉजिटिव अफेक्टेड एंड दूसरी क्या है लार्जर है दैट नेगेटिवली अफेक्टेड। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस लिवर फ्लूक की बात करें, लिवर फ्लूक इज अ पैरासाइट, क्योंकि ये पैरासाइट है जो लिवर के अंदर है, कहाँ पर लिवर के अंदर होस्ट बॉडी में, है ना, और ये हमारे अंदर है। हेंस पैरासाइट बेनिफिट न्यूट्रिशन होस्ट एंड while the host is negatively affected and parasite reduce the host fitness। तो भाई उसको तो फायदा है हमारे अंदर है, लेकिन हम तो अफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, हमको ये बीमार कर देगा, मेकिंग द बॉडी वीक, हमारी बॉडी को कमजोर बना देगा, इसी को बोलते हैं अपन पैरासिटिज्म। कॉमोफ्लेज क्या है, कॉमोफ्लेज देखते हैं बेटा। तो कॉमोफ्लेज की अगर हम बात करें मेरे बच्चों तो देखो कॉमोफ्लेज को समझाऊं, देखो यहाँ पे, तो कॉमोफ्लेज इट इज अ स्टडीज एडेप्टेड प्रे स्पीसीज, मतलब जब कोई प्रे स्पीसीज अपने आप को बचाने के लिए छिपा लेती है, हाइड कर लेती है, उसी को बोलते हैं कॉमोफ्लेज। एस्केप देयर प्रीडेटर, मतलब प्रीडेटर से बचने के लिए स्केप कर जाएगा, छिपा लेगा। ऑर्गेनिज्म आर क्रिप्टिकली कलर्ड, इनमें कलर्ड को शो करने की क्षमता होती है, जैसे कि ग्रेड की बात करें भाई कलर चेंज कर लेता है। दैट कैन इजीली मिंगल इन देयर सराउंडिंग एंड एस्केप देयर प्रीडेटर,
एंड मैनी स्पीसीज ऑफ द फ्रॉग, जैसे फ्रॉग की बात करें, ये भी कलर चेंज कर लेता है। इंसेक्ट कॉम्प्लेक्स, दे आर द सराउंडिंग एस्पेक्ट, दे आर प्रीडेटर, मिमिक्री, तो उसी को बोले कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं म्यूचुअलिज्म, है ना, दोनों को फायदा, तो दोनों स्पीसीज बेनिफिट होती है, लिखा ना, इंटरेक्शन ऑफ टू स्पीसीज बोथ बेनिफिट इस म्यूचुअलिज्म। एग्जाम्पल क्या जाएगा, लाइकेन आ जाएगा, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है किसके साथ, फंगी के साथ। फंगी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बोथ द इक्वली बेनिफिटेड ईच अदर। अब एक और है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इसमें इंटरेक्शन होता है बिटवीन द इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीसीज एंड बोथ स्पीसीज गेट नेगेटिवली अफेक्टेड। इनमें दोनों स्पीसीज क्या हो जाएंगी भाई, नेगेटिवली अफेक्टेड रहेंगी। एंड द कॉम्पिटिशन बिटवीन द फ्लेमेंगोज एंड रेजिडेंट फिश, साउथ अमेरिकन का एक केस दिया गया था, है ना, तो ये हो जाएगा आपका इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते बेटा। 16 की अगर हम बात करें, 16 आता है कि इसमें हमको सुइटेबल डायग्राम बनाना है और लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व आपको बताना है। तो द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज अ कॉमनली ऑब्जर्व इन द ईस्ट सेल दैट आर द ग्राउंड अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन इंक्लूड द 5 फेज। तो यहाँ पर 5 फेज बताई गई हैं, लैग फेज, पॉजिटिव एक्सीलरेशन फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, नेगेटिव एक्सीलरेशन फेज एंड स्टेशनरी फेज। तो 5 फेज को अपन बात करेंगे। पहली है लैग फेज। लैग फेज इनिशियल द पॉपुलेशन ईस्ट सेल इज वेरी स्मॉल। यहाँ पर इनिशियल में पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट सेल क्या है, ये छोटी है। दिस इज बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द हैबिटेट, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, कम है। दूसरा क्या है, पॉजिटिव एसिलेशन। ड्यूरिंग द फेज ईच सेल अडेप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन। अब नए एनवायरनमेंट में गई और उसने पॉपुलेशन को स्टार्ट किया भाई, बढ़ाना चाहा। पॉजिटिव इफेक्ट आया एट द बिगनिंग ऑफ द दिस फेज एंड ग्रोथ ऑफ द सेल इज वेरी लिमिटेड, उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव। तीसरा है एक्सपोनेंशियल फेज। तो इस फेज में पॉपुलेशन ऑफ द ईस्ट सेल इंक्रीज सडनली ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंशियली ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द सफिशिएंट फूड रिसोर्सेज। मतलब फूड रिसोर्सेज अच्छे हैं एंड कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट एंड द एब्सेंस ऑफ एनी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इसका रिजल्ट क्या निकला, कर्व राइज स्टीपली अपवर्ड, तो अपवर्ड हो गया कर्व। फिर तीसरा अपना नेक्स्ट है नेगेटिव एस्लेशन ऑफ द फेज। इसमें क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस फेज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट इंक्रीज एंड ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन डिक्रीज। तो ग्रोथ रेट क्या हो गई भाई, घट गई। पॉजिटिव में बढ़ रही थी, इसमें क्या हो रही, घट गई। एंड दिस अकर द इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंड अमंग द ईस्ट सेल फूड एंड शेल्टर। फिर नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी फेज। ड्यूरिंग द फेज पॉपुलेशन बिकम स्टेबल, इसमें स्टेबल है, एंड द नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस पॉपुलेशन इक्वल नंबर ऑफ सेल डाई। जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, इक्वल है। एंड ऑल्सो पॉपुलेशन इज सेड टू बी रीच नेचर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट, है ना। तो ये आपका एक दिया गया है चार्ट और ग्राफ बताया, देखो ये, है ना। तो ये टाइम और नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिस्पेक्ट में ये है, टाइम का है। ये लैग फेज आ गई यहाँ पर, ये पॉजिटिव, फिर ये एक्सपोनेंशियल, फिर ये स्टेशनरी, ये डेथ फेज, और यहाँ पर क्या जाएगा आपका नेगेटिव फेज। ये है। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन, अच्छा इसको ये समझ, ये एस देखो, जो बृहस्पति पर लॉजिस्टिक कर्व है, ये एस शिफ्ट का होता है, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। चलो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। इसमें हमको बेस्ट पैरासिटिज्म के लिए सिलेक्ट करना है स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कौन सा बेस्ट है, वन ऑर्गेनाइज बेनिफिट, क्या ये बेस्ट है। फिर बोथ ऑर्गेनाइज बार बेनिफिट, क्या ये बेस्ट है। वन ऑर्गेनाइज बेनिफिट एंड अदर नॉट अवेयर, ये बेस्ट है क्या। वन ऑर्गेनाइज बेनिफिट एंड अदर अफेक्टेड, ये बेस्ट है क्या। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, डी, कि वन ऑर्गेनाइज इज बेनिफिट। बेस्ट पैरासिटिज्म के लिए बताना है, इसके लिए बेस्ट पैरासिटिज्म, ओके। तो एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट है और अदर इज अफेक्टेड। तो पैरासिटिज्म क्या होता है आपको बताइए भाई, इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज
विच वन स्पीसीज पैरासाइट और एक क्या है आपकी होस्ट है। एग्जाम्पल जैसे टिक की बात करें, लीस की बात करें, जुए की बात करें, तो ये हमारे सिर पर सवार होते हैं जुए, है ना। ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंट द इंट्रैक्शन वेयर इन द पैरासाइट रिसीव बेनिफिट। भाई पैरासाइट तो हमसे बेनिफिट ले रहा, उसको नरिशमेंट मिल रहा, लेकिन हमको क्या मिला? कुछ नहीं, धोखा ही मिला हमको, है ना। फीडिंग ऑन द ब्लड ऑफ द ह्यूमन। ऑन द अदर हैंड दीज पैरासाइट रिड्यूस होस्ट फिटनेस एंड कॉज हार्म टू द ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी को ये क्या कर रहा है भाई? नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। लिस्ट एनी थ्री इंपोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन एंड एक्सप्लेन करो। The population can be defined as a group of individuals of the same species residing in a particular geographical area and particular time and functioning a unit. And for the example, all human beings living at the particular place and particular time. तो इसको पॉपुलेशन कहाँ पढ़ने भाई? डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इसको पॉपुलेशन कहे गए। इनके थ्री रीजन देखो कौन कौन सी हैं। तो थ्री रीजन की अगर हम बात करें तो पहला आ जाएगा बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट, और थर्ड है आपका एज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इनको समझते हैं बेटा। तो बर्थ रेट में आपको पता ही भाई कि नंबर ऑफ बर्थ जितनी होगी, रेशियो लिव बर्थ इन एरिया पॉपुलेशन, इसको हम बर्थ रेट बोलेंगे। देखा ना, एक्सप्रेस नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड, जितनी बर्थ होगी तो एडेड तो होगा कि नहीं, एडेड हुई तो पॉपुलेशन रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, इसको बर्थ रेट कहेंगे। भाई डेथ में डेथ हुई, नंबर ऑफ रेशियो डेथ, यहाँ पर क्या हुआ? लॉस हुआ। यहाँ पर क्या हुआ भाई? इंडिविजुअल का लॉस हुआ, इसी को डेथ रेट बोलोगे। तो लिखा है इट इज द रेशियो डेथ एंड एरिया ऑफ पॉपुलेशन, एरिया एंड एक्सप्रेस द लॉस ऑफ इंडिविजुअल एंड विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। बस इसमें ऐड करना बर्थ और लॉस करना डेथ। एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल different age in the given populations at any given time, and population is composed of the individual that present in various age group, and the age distribution pattern is commonly represented through age pyramid. ओके, तो ये हो जाएगा आपका। तो ये तीन अपन ने देख लिए, टाइम काफ़ी लग गया, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर इसलिए टाइम लग गया। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो भाई, राज सर और PCI ना, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।